Yes, good morning, students. In a chemical kinetics chapter, now our next topic is factor affecting rate of reaction. Which factors are responsible to affect the rate of reaction? Clear? First factor is concentration of reactant. Okay, you know very well that in the initial condition where the concentration of reactant is always maximum, okay, as the reaction is for move towards forward direction, okay, concentration of reactant is always decreases, concentration of reactant is always decreases. ठीक है, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है ओके इट विल बी डिक्रीजेस. तो फर्स्ट जो फैक्टर है आपके दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्शन में जितनी ज़्यादा होगी ओके किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी रिएक्शन उतनी ही स्पीड से किसका फॉर्मेशन करेगी, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगी. क्योंकि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होंगे तो वो उतनी ही ज़्यादा वो कोलाइड करेंगे और कोलाइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कोलाइड की क्वांटिटी बढ़ेगी, कोलिजन की क्वांटिटी बढ़ेगी तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी. ओके, अपोजिट साइड अगर आपने कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट्स की वो बहुत कम ले रखी है, बहुत कम आपने मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं है ना, तो उनमें कोलिजन नहीं होगा, वो आपस में एक दूसरे से टकराएंगे ही नहीं रिएक्शन करने के लिए, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी. ओके, तो हमको किसी भी रिएक्शन को बहुत अच्छी तरीके से बहुत जल्दी प्रोडक्ट बनाने हैं तो हमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बहुत ज़्यादा रखना होगा. अब आती है बात टेम्परेचर की. नेक्स्ट फैक्टर, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर. जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज. मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो या गैसियस फॉर्म में हो. ओके, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने पर क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होती है. और काइनेटिक एनर्जी कब इंक्रीज़ होती है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर. एक फैक्ट दिया हुआ है, इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय 10 डिग्री सेल्सियस देन द रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स डबल. अगर हमने रेट ऑफ रिएक्शन को डबल करनी है तो हमें हर बार रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हुए चलना पड़ेगा. नेक्स्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट. ओके, यू नो वेरी वेल, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज. रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में. ऐसा क्यों होता है कि कैटलिस्ट डालते ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है. जो रिएक्शन 2 मिनट में हो रही है और अब वो 4 सेकंड में वो हो गई रिएक्शन. इतनी स्पीड बढ़ जाती है रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन इतनी बढ़ जाती है कैटलिस्ट डालने पर. उसका रीज़न क्या है आपके सामने, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस. क्योंकि इससे एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है. अब देखिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है. ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, अभी आपके RBSC ने इस टॉपिक को सिलेबस में से हटा दिया है, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली समझाना चाहता हूँ कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है. देखो, ये मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ और इस ग्राफ में एक्टिवेशन एनर्जी को मैं आप समझाता हूँ. ठीक है, ये इस तरफ है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मतलब कि रिएक्शन आगे बढ़ रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ये है हमारे सामने एनर्जी. ठीक है, एक तरफ एनर्जी एक तरफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है. सपोज दैट इज़ अ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ए. एक रिएक्शन है, ए गिव्स बी. ठीक है, तो कन्वर्जन किसका हो रहा है, ए से क्या बना रहा है, बी बन रहा है. ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है. तो कंसंट्रेशन जो है वो ए की जो एनर्जी है वो कहाँ है, इस लेवल पे है. अब जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ए के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या एटम्स. ओके, व्हेन नंबर ऑफ ए एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर कोलाइड विद ईच अदर दे फॉर्म प्रोडक्ट बी. अब उनके कोलिजन के लिए ओके दे हैव मिनिमम एनर्जी. उनके पास कम से कम इतनी एनर्जी तो हो कि वो आपस में कोलाइड कर सकें. अगर हमें फ़ाइट करनी है तो हमें अपने अंदर एनर्जी लानी होगी. तो ऐसे ही मॉलिक्यूल्स ए के बीच में इतनी एनर्जी होनी चाहिए कम से कम कि वो बी में कन्वर्ट हो सकें. आपस में कोलाइड नहीं करेंगे तो वो बी में रिएक्शन कैसे होगी. तो ए के एनर्जी
मान लो यहाँ पर प्रोडक्ट बी बन रहा है, ये बी की एनर्जी है, बी के मतलब कि प्रोडक्ट की एनर्जी है। अब ए के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इस तरीके से ग्राफ बनाते हुए और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो मिनिमम एनर्जी है यहाँ से लेके और यहाँ तक की ए की, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं ई ए से, एक्टिवेशन एनर्जी, ए फॉर एक्टिवेशन, और ये जो कैपिटल ई लिखा हुआ है ये है आपके एनर्जी। तो ए के मॉलिक्यूल के पास में कम से कम इतनी एनर्जी तो हो कि वो आपस में रिएक्शन करके और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सके। ये एक बैरियर है, इस बैरियर को पार करना पड़ता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, अब क्या होता है देखो, जैसे ही आपने रिएक्शन में कैटलिस्ट डाला तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होता है, रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ये देखिए आप, ये है रेड वाला जो इंडिकेशन है, रेड वाला जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये तो किसके लिए है, विदाउट कैटलिस्ट, और ब्लू वाली जो है ये है विद कैटलिस्ट। कितना डिफरेंस आ गया, इतना डिफरेंस आ गया है, इतनी एक्टिवेशन एनर्जी कम पड़ गई है, डिक्रीज़ हो गई है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेज, दैट्स वाई द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी बैरियर उतना कम होगा, ए के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली कोलाइड करके और बी का फॉर्मेशन कर लेंगे, यानी कि प्रोडक्ट बनाएंगे। दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, अब आता है आपके सरफेस एरिया। ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्शन हायर इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे मान लो आपके पास में रिएक्शन, अभी वही वाली हम ले रहे हैं, ए और बी ने आपस में रिएक्शन की और क्या बनाया, इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया डी। अब ए के मॉलिक्यूल मैंने ये लिया और बी का मॉलिक्यूल मैंने ये लिया, इसी सरफेस एरिया के हैं, वो इतनी बड़े बड़े हैं, इन दोनों की मैंने आपस में रिएक्शन कराई। ठीक है, और उन्होंने डी का फॉर्मेशन किया। डी का फॉर्मेशन तो करेंगे ही, लेकिन अगर मैंने ए के मॉलिक्यूल को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, इतना बड़ा बॉक्स था ना, इस इतने बड़े बॉक्स को मैंने बहुत सारे इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। ऐसे ही मैंने बी के भी बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, बहुत स्मॉल पीसेस में इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब आप बताइए कि ये जो स्मॉल पीसेस हैं ये जल्दी फास्ट रिएक्शन करेंगे या फिर ये दो बड़े बड़े ब्लॉक्स थे ये जल्दी फास्ट रिएक्शन करेंगे? यस, यू आर राइट। जो ये स्मॉल पीसेस हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये रिएक्शन बहुत जल्दी करेंगे, क्योंकि इससे सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया है। क्योंकि रिएक्शन होती तो एक्चुअल में सरफेस पे ही है, एक मॉलिक्यूल का सरफेस दूसरे मॉलिक्यूल का सरफेस वो आपस में टच होता है तो रिएक्शन होती है। तो बड़े ब्लॉक की कंपेरेटिवली हमारे पास में छोटे टुकड़े करने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। उससे क्या होगा, फिर रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। अब देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ऐसा कोई साल नहीं हुआ है बोर्ड का कि इसका क्वेश्चन नहीं बना हो। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी। ओके, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड व्हाट इज़ द मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला आपके। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा आपको। देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स or atoms on which the rate of reaction depends is in terms of concentration is called order of reaction। ठीक है, दो बातें आई हैं इसके अंदर, वो कौन कौन सी बातें आई हैं वो देखो आप। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। इजी वे में अगर मैं कहूँ इसको आपको, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन दी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। किसी भी रिएक्शन की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर, रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल के नंबर पर। अब इसको मैं बहुत अच्छी तरह आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। अभी मैं एक जनरल इक्वेशन समझा रहा हूँ, वो अगर आपको समझ में आ जाएगी तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ईजी हो गई आपके लिए। देखो, ए प्लस बी से इसने प्रोडक्ट बनाया डी, ये एक रिएक्शन है। हियर टू रिएक्टेंट्स आर देयर, ए एंड बी, एंड वन प्रोडक्ट इज डी। क्लियर, ए प्लस बी गिव्स डी। क्लियर, टू रिएक्टेंट्स एंड वन प्रोडक्ट। इफ सपोज ओनली, मैं एक जनरल इक्वेशन बोल रहा हूँ, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 5, concentration of B is 5, then the product concentration is 10। ठीक है, एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ। क्लियर, A की 5 कंसंट्रेशन लिया, B के 5 कंसंट्रेशन ली, तो D की 10 कंसंट्रेशन वाले प्रोडक्ट बन रहे हैं।
Now, if we increases the concentration of A, if we increases the concentration of A, अगर मैं A की concentration को increase करता हूँ 5 से, मैंने इसकी concentration कितनी कर दी, 8 कर दी, इसको मैंने 8 कर दिया, then the concentration of D यानी कि प्रोडक्ट 18, ए की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करने पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी बढ़ गई। ए के एटम्स या मॉलिक्यूल्स को बढ़ाने पर डी के मॉलिक्यूल्स और एटम्स की कंसंट्रेशन भी बढ़ गई। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, तो ए की कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर प्रोडक्ट डी की कंसंट्रेशन भी बढ़ रही थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए की कंसंट्रेशन को मैंने कर दिया यहाँ पर 2, डाउन कर दिए, डिक्रीज़ कर दिया, तो ए जो बी था वो कितना बनने लग गया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो गई 8, सबसे पहले थी 5, ए को बढ़ाया अपन ने तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई, ए को कम किया तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो गई। ओके, इट मीन्स दिस रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, ए की कंसंट्रेशन पर रिएक्शन डिपेंड कर रही है। अब हम बी की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं। मैंने बी की कंसंट्रेशन को कितना कर दिया, 8 कर दिया। कितना किया मैंने, बी की कंसंट्रेशन को 8 किया मैंने, बी की कंसंट्रेशन को। ठीक है, ये देखिए, इसको मैंने कर दिया 8। जब ये दोनों 5 थे तो डी बन रहा था 10। जब मैंने इसकी कंसंट्रेशन को, बी की कंसंट्रेशन को 8 किया तो डी की कंसंट्रेशन कितनी है, 10। दैट मीन्स नो चेंज। क्लियर। बी की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने पर, व्हेन वी इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ बी, द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट इंक्रीजेज। नाउ इफ़ वी डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ बी, मैंने 5 की जगह पे इसको कितना कर दिया, 2 कर दिया। ऐसी कंडीशन में प्रोडक्ट डी की कंसंट्रेशन कितनी हुई, 10। इसका मतलब अभी भी डी की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुई है। सो ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी, द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज़ नॉट चेंज। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन इज़ नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बी। रिएक्शन बी की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, चाहे आप बी की कंसंट्रेशन को बढ़ाओ या कम करो। लेकिन ए की कंसंट्रेशन को आपने थोड़ा भी इंक्रीज और डिक्रीज़ किया तो बी की तो प्रोडक्ट डी की कंसंट्रेशन पर इफेक्ट पड़ रहा है। दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज़ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन। ये ए की कंसंट्रेशन यानी एक की ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन है। अगर ये बी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती तो 1+1 ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक की रिएक्शन हो जाती। अगर ये 3 पे डिपेंड करती तो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन हो जाती। अगर ये ए और बी की कंसंट्रेशन को चेंज करने पर डी की कंसंट्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो ये ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती। यानी कि हम ए की या बी की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें, कोई चेंज नहीं हो रहा है तो दैट इज़ अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर। इस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझ सकते हैं। देखिए, अब आपको क्या करना है, इनके एग्जाम्पल लर्न करने हैं और वो लर्न ही करने पड़ेंगे, उसका कोई इलाज नहीं है। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर की जो कंसंट्रेशन की रिएक्शन होती है ये आपको लर्न ही करनी पड़ेगी। इनको हम निकाल सकते हैं, मेथड है, लेकिन वो हायर क्लासेस में आता है और बहुत लॉन्ग मेथड है, वो आपके कोर्स में है ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का आप एग्जाम्पल देखिए। SO2Cl2 को आपने क्या किया, डीकम्पोज किया तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और Cl2 बना, तो इसकी रेट क्या हो गई, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ SO2Cl2 की पावर 1। ऊपर आपको 1 लगाना है। ये 1 क्या शो कर रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। फिर H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड को आपने डीकम्पोज किया तो वाटर और ऑक्सीजन का एटम बन रहा है, तो रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 की पावर 1। बोथ आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब रिएक्शन केवल किस पर डिपेंड कर रही है, H2O2 की कंसंट्रेशन पर, और ऊपर किस पर डिपेंड कर रही थी, SO2Cl2 की कंसंट्रेशन पर। अब सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक रिएक्शन देखो आप, रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है, ध्यान रखना। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ट्वाइस HI गिव्स H2 + I2, बैलेंस किया तो यहाँ 2 आ गया, रेट इक्वल टू के HI की पावर 2 हो गई, तो 2 का मतलब सेकंड ऑर्डर काइनेटिक की रिएक्शन है ये। ठीक है। एक और रिएक्शन देखो, NO2 गिव्स NO + O2, बैलेंस किया तो ट्वाइस NO2 आ गया, तो रेट इक्वल टू के मतलब रेट कांस्टेंट, के इक्वल टू के और NO2 की पावर, NO2 की कंसंट्रेशन ऑफ NO2 की पावर 2, तो 2 का मतलब सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। अब देखो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन कौन सी होती है, आपको इन रिएक्शंस को लर्न ही करना पड़ेगा और डायरेक्ट एग्जाम के में आपको ऐसे ही लिखनी है। अमोनिया NH3, ठीक है, NH3 प्लेटिनम की प्रेजेंस में डीकम्पोज होता है तो N2 + H2 बनाता है। आपने इसकी उल्टी रिएक्शन पढ़ी हुई है, अपोजिट, N2NH2 बोथ आर रिएक्ट विद ईच अदर, दे फॉर्म अमोनिया। लेकिन जब हम अमोनिया को डीकम्पोज कर रहे हैं तो रेट जो है वो के कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया की पावर 0। मतलब क्या हुआ कि इस रिएक्शन में अमोनिया की कंसंट्रेशन पर रिएक्शन डिपेंड ही नहीं कर रही है। अमोनिया के कंसंट्रेशन, इफ़ वी इंक्रीजेज और डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, दी
कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज़ नॉट चेंज। ओके, तो इसको हम कहेंगे ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन नहीं है, दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। एक और रिएक्शन देखो, H2 + Cl2, इससे बन रहा है आपके ट्वाइस HCl। क्या बन रहा है? ट्वाइस HCl। रिएक्शन H2 और Cl2 की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। ठीक है, और इसको हम क्या लिखेंगे? रेट इक्वल टू H2 की पावर 0 और Cl2 की पावर 0। दोनों को कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिखना है कि H2 की कंसंट्रेशन 0 और Cl2 की कंसंट्रेशन 0। इसका मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन की कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज और डिक्रीज करें तो HCl की कंसंट्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दैट इज़ दी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, ये आपको अच्छी तरह लर्न रखनी पड़ेगी। एक और मैं आपको बताता हूँ, देखो आपको ने ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ा था एक आपने SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन पढ़ी थी ना आपने, इन दोनों रिएक्शंस। देखो SN1 रिएक्शन जो थी ये आपके 2 स्टेप में होती है। SN1 रिएक्शन थी, ये 1 स्टेप में होती है। ठीक है, SN1 रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप के अंदर एक ही रिएक्टेंट था RX, जबकि SN2 रिएक्शन में एक ही स्टेप में होती है। तो इसमें 2 रिएक्टेंट पार्ट ले रहे थे, एक तो RX और एक पार्ट ले रहा था इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल। तो आप देखो SN1 रिएक्शन थी, इसमें केवल एक ही रिएक्टेंट पार्ट ले रहा है मैकेनिज्म के अंदर, और वो कौन सा है? RX। तो ये थी आपके फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन इज SN1। और SN2 रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट पार्ट ले रहे थे, और दोनों की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर रिएक्शन डिपेंड करती है। एक तो था आपके एल्काइल हैलाइड RX और एक था न्यूक्लियोफाइल। तो ये है आपके सेकंड ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन। आई बस समझ में? इस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को पढ़ सकते हैं। नाउ व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट रिएक्शन? इनकी यूनिट क्या होती है? कभी कभी आ जाता है इसका क्वेश्चन। देखो कैसे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होता है? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अपन लिखते हैं ना dx अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ DA अपॉन dt। तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है? मोल पर लीटर, और टाइम की क्या है? सेकंड। इसके बेसिस पर अपन इनकी यूनिट निकालते हैं। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को कैसे लिखते हैं? रेट इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ R की पावर 1, R इक्वल टू रिएक्टेंट। देखो रेट का मतलब क्या हुआ? मोल पर लीटर पर सेकंड। ये तो हो गया रेट का मतलब। अब केवल R की पावर 1 है तो ये क्या हो जाएगा? K मोल पर लीटर। ये होगा ना, R का मतलब कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन का मतलब मोल पर लीटर। ठीक है, अब देखो आप इसमें क्या कौन से पार्ट कट गए? मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कट गया। K इक्वल टू क्या आ गया? सेकंड इन्वर्स। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक की रिएक्शन की जो यूनिट होती है वो होती है सेकंड इन्वर्स। सेकंड ऑर्डर की यूनिट देखो आप, सेकंड ऑर्डर में क्या लगा हुआ है? रेट इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ R की पावर 2 आएगी। 2 का मतलब सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हो रही है, तो रेट का मतलब तो होता है मोल पर लीटर पर सेकंड, और जब R की पावर 2 आएगी तो K मोल पर लीटर का स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो K इक्वल टू क्या आएगा आपके यहाँ पर? K मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। दैट इज द यूनिट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर की देखते हैं अपन जरूर। K इक्वल टू क्या था यहाँ पर? रेट इक्वल टू K R की पावर 0। ठीक है, तो रेट का तो हो गया मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, और R का मतलब R की पावर 0 है तो मोल पर लीटर की जो पावर वो 0 हो जाएगी। तो K मतलब क्या हो गया? मोल पर लीटर पर सेकंड। ये हो गई जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। अब ये हमारे काम क्या आएगी? देखो आप क्वेश्चन कैसे बनता है बोर्ड एग्जाम में। इफ़ द रेट कांस्टेंट K फॉर अ रिएक्शन इज 2.2 इंटू 10⁴ सेकंड इनवर्स, देन व्हाट इज इट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? कुछ भी नहीं दिया, केवल रेट कांस्टेंट K की वैल्यू दे रखी है 2.2 इंटू 10⁴ सेकंड इनवर्स -4 सेकंड इनवर्स। ठीक है, इसकी बेसिस पर हम आंसर कैसे निकालेंगे? तो आपके पास में हिंट क्या है? ये हिंट है आपके पास में कि रेट ऑफ रिएक्शन जो K की जो वैल्यू आ रही है, रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू आ रही है, वो उसकी यूनिट आ रही है, वो सेकंड इन्वर्स है। इससे हमको हिंट मिल रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये हमें यहाँ पर ये नहीं देखना है, हमें यूनिट देखनी है। तो यूनिट से पता लग जाएगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। 1 मार्क का क्वेश्चन कभी कभी आता है। मॉलिक्यूलिटी का मतलब क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपन ने पढ़ लिया। द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स विच टेक पार्ट इन द रिएक्शन। बस बहुत ईजी है, किसी भी रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल पार्ट ले रहे हैं, जितने रिएक्टेंट्स पार्ट ले रहे हैं, दैट इज़ द मॉलिक्यूलरिटी। ओके, देखिए एग्जांपल H2 + Br2, ट्वाइस HBr बनाया तो इसमें 2 मॉलिक्यूल पार्ट ले रहे हैं, H2 और एक Br2। तो ये हो गया, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, एक और रिएक्शन देखो, ट्वाइस CO + O2, 2 तो CO है और एक O2 है, इट्स मॉलिक्यूलरिटी इज 3। तो मॉलिक्यूलरिटी के लिए आपको रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल को काउंट करना है रिएक्शन बैलेंस करने के बाद। ठीक है, एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में एक रिएक्शन है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। स्यूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स, है ना। बायो में जो बायो के स्टूडेंट हैं उन्होंने पढ़ा होगा, अमीबा में होते हैं स्यूडोपोडिया,
तो सूडो का मतलब क्या हुआ, फॉल्स फिट। यहाँ पर सूडो ऑर्डर रिएक्शन, इसका मतलब क्या होता है, अ रिएक्शन विच सीम्स टू बी ऑफ हायर ऑर्डर बट इट इज़ अ लोअर ऑर्डर रिएक्शन। दिखने में ऐसा लग रहा है कि वो ज़्यादा ऑर्डर की रिएक्शन है, बट है वो क्या, लोअर ऑर्डर की। कितनी लोअर ऑर्डर की, n-1 ऑर्डर की है वो। दिखने में आपको अगर 2 ऑर्डर की लग रही है तो 2-1 यानी कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। दिखने में आपको 4 की लग रही है तो 4-1 इक्वल टू थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। n-1 ऑर्डर की रिएक्शन होगी, ये इसकी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल इसके 100% फिक्स है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, यानी कि आपने एस्टर का क्या किया, वाटर के साथ रिएक्शन कराई एस्टर की, है ना, ये एस्टर है ना, इसकी आपने वाटर के साथ रिएक्शन कराई किसी भी एसिड की प्रेजेंस में H+, एक तो बना इसमें प्रोडक्ट एसिटिक एसिड और एक बना एल्कोहल। अब देखो आप इस रिएक्शन में आपने रेट क्या लिखी हुई है, रेट इक्वल टू K कंसनट्रेशन ऑफ एस्टर की पावर 1 लिखी हुई है। इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक की रिएक्शन हो गई। दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक की रिएक्शन है, एक तो एस्टर और एक है वाटर का मॉलिक्यूल, तो इसने ऐसा लग रहा है कि ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन है, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स पार्ट ले रहे हैं इसलिए। बट द रिएक्शन इज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। आप नोट्स बनाओ तो ये लाइन लिख सकते हो, दिस रिएक्शन इज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर नॉट शुगर, दिस रिएक्शन इज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। देखो आप, ये है आपके पास में बीकर, इसमें आपने एस्टर लिया हुआ है, ठीक है। अब आपने इसमें वाटर ऐड किया एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करने के लिए। वाटर की क्वांटिटी आपने कम डाली, ज़्यादा डाली, कितनी डाली, ये कोई फिक्स नहीं है कि एस्टर कितना वाटर डालने पर हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा उसका, इसकी कंसंट्रेशन फिक्स नहीं है, वाटर की कंसंट्रेशन फिक्स नहीं है। कम डालने पे भी हो जाए, ज़्यादा डाला तो भी नहीं हुआ, और डाला आपने तब जाके हुआ। तो कंसंट्रेशन जो है वाटर पर डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि वाटर की खुद की कंसंट्रेशन फिक्स नहीं है, इसलिए तो वाटर आपने कम डाला उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। कंसंट्रेशन इज डिपेंड्स ऑन दी रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन दी कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक की रिएक्शन होगी। हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर, ये शुगर है C12H22O11, इसका आपने हाइड्रोलाइसिस किया वाटर के साथ में एसिड की प्रेजेंस में, तो एक बना ग्लूकोज एक बना फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम होता है C6H12O6 प्लस C6H12O6, इसके बारे में अपन बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे। रेट इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ C12H22O11 की पावर 1। वाटर के ऊपर रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रही है, इसका मतलब ये भी क्या हो गई, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक की रिएक्शन हो गई। 2-1 दिखने में ऐसा लग रहा है कि 2 रिएक्टेंट है, तो n-1 मतलब 1, तो ये हो गया आपके फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक की रिएक्शन। ऐसे इनके लिए क्वेश्चन क्या बनता है, सपोज ये रिएक्शन आ गई, फॉर दिस रिएक्शन फाइंड आउट द मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन एक दे दी, इसके लिए आपको दोनों निकालनी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकालनी है और मॉलिक्यूलरिटी भी निकालनी है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 1 है इसकी, अभी आपने निकाला, लेकिन इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। इस वाली रिएक्शन में भी 2 मॉलिक्यूलरिटी होगी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगी। दोनों रिएक्शंस के एग्जांपल में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है बट देयर मॉलिक्यूलरिटी इज 2। नाउ व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 ऑर्डर की हो सकती है, यानी कि किसी भी रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो 0 हो सकता है, बट मॉलिक्यूलरिटी इज़ नेवर 0 कभी नहीं होगी मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकती है, अपन ने बोला ना अभी 0 ऑर्डर की रिएक्शन, बट मॉलिक्यूलरिटी 0 कभी नहीं होगी, एटलीस्ट 1 मॉलिक्यूल तो रिएक्शन में पार्ट लेगा ही। सो द मॉलिक्यूलरिटी is never be 0 but the order of reaction may be 0. That is the main difference between order of reaction and molecularity.